हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चेकलिस्ट नंबर 6। सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे। टारगेट बैंक एग्जाम 2023 आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट है। चलिए सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर क्या है। आप बाकी की चेकलिस्ट भी देख सकते हैं। 6 से 7 मॉड्यूल्स हो चुके हैं एंड 6 से 7 ये चेकलिस्ट हो चुकी हैं और जो करंट की चेकलिस्ट हैं वो 3-4 हो चुकी हैं। आई थिंक 281, 282 नंबर लगभग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 to 25 तक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके अर्थमेटिक के लिए बहुत अच्छा है। आप डेली की 2 से 3 चेकलिस्ट ट्राई कर सकते हैं, आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जडेजा ने क्या बोला कि एवरेज ऑफ 13 इनिंग। हमें बताना है कि उसकी कोई 13 इनिंग के अंदर उसकी कोई एवरेज है, हमें नहीं पता कितनी है। लेकिन 4th इनिंग में क्या हुआ, उसने 98 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो टोटल एवरेज थी वो इंक्रीज़ हो गई 5 रन से। मतलब एवरेज जो पहले थी वो 5 ज़्यादा हो गई। तो हमें बताना है कि पहले उसकी एवरेज कितनी थी। लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी एवरेज x थी। ठीक है, एवरेज थी उसकी x। तो क्या होता है कि जब भी जितने भी मान लीजिए कि बोले कि 4 स्टूडेंट्स की एवरेज x है या फिर 4 स्टूडेंट की एवरेज बोले कि 10 है, तो टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? जो एवरेज हो और जितने स्टूडेंट हो उससे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर निकलता है। यहाँ एवरेज है x और कितनी इनिंग्स हो चुकी हैं 13। तो अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल नंबर आ जाएगा, टोटल स्कोर। ठीक है, इतना मेरे पास टोटल स्कोर आ गया। उसके बाद इसने बोला कि उसने नेक्स्ट के अंदर 98 रन स्कोर किए 4th इनिंग के अंदर। तो जिससे क्या हुआ कि एवरेज 5 रन ज़्यादा हो गई। तो एवरेज पहली थी x, अब कितनी हो गई x + 5। और टोटल निकालने के लिए अब कितनी इनिंग्स हो चुकी है 14। इसका मतलब इसका और इसका कंपैरिजन करें दोनों का तो 98 रन्स की वजह से ये एवरेज ज़्यादा हो गई। इसका मतलब अगर मैं इसमें से पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसका क्या आंसर बनेगा, = 98 के, क्योंकि इसमें 98 रन्स ज़्यादा हैं। हमें जैसे इसको सोल्व करना है एंड वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा 14x, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 70, 13x = 98। ये सब्ट्रैक्ट होके x बच जाएगा, 70 उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 28। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 28 आ गई। इसका मतलब पहले एवरेज थी, इन्होंने ओल्ड एवरेज ही पूछा है, कितनी है 28। अगर पूछता कि न्यू एवरेज कितनी है तो हम क्या करते 28 के अंदर 5 ऐड कर देते तो हमारे पास कितनी आ जाती 33। लेकिन अभी इन्होंने ओल्ड पूछा है तो ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ABC स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस। उनकी ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आपका। पार्टनरशिप का 0 बुकलेट में से भी कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद राकेश यादव सर की बुक में से भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं, ABC ये वैल्यूज़ लिखी गई। सबसे पहले इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, देन इनका टाइम, फिर इनका प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है 5, 6 एंड 9। 1 साल के लिए बिजनेस चला। बिफोर फ्यू मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ 1 ईयर ए लेफ्ट। ए क्या हुआ कि साल ख़त्म होने से कुछ महीने पहले चला गया। लेकिन 1 साल के बाद क्या हुआ, उनका जो प्रॉफिट का रेशो है वो कितना है। तो प्रॉफिट का रेशो कितना है 25, 72, 108। इतना क्लियर। हमें बताना है कि ए कितने महीने बाद छोड़ के चला गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली पूरा 12 महीने रहे होंगे। सबसे पहले अगर आपको पता हो, जैसे ये तो इन्होंने प्रॉफिट का रेशो दे दिया, अदरवाइज हम प्रॉफिट का रेशो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट का रेशो निकलता है इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करके। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब मुझे 12 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है, तब मेरे पास प्रॉफिट का रेशो आएगा। और इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई होती है। जब मैंने इसको 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनता है 72। जब मैंने 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनता है 108। इसका मतलब ये तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई में ही हमें मिल रहा है, वरना रेशो में मिलती है तो हम एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं फिर कंपेयर करते हैं। इसमें डायरेक्टली मिल गया। इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से 25 बनेगा। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 25 बन जाएगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन गया। इसका मतलब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी 5 महीने के लिए। अब ये पूछ क्या रहे हैं कि बिफोर फ्यू मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ कि ए ने क्या किया, छोड़ के चला गया। हमें क्या बताना है, फाइंड बिफोर हाउ मैनी मंथ ए लेफ्ट। ए कितने महीने पहले चला गया। बिजनेस पूरा 12 महीने चला है, उसने अपनी 5 महीने तक इन्वेस्टमेंट रखी, तो कितने महीने पहले चला गया, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब 7 मंथ पहले वो चला गया। 7 मंथ आंसर है। अब 5 निकालते हैं, डायरेक्ट 5 पे क्लिक टिक मत कर देना, अदरवाइज माइनस में चले जाएंगे आपके मार्क्स। पहले क्वेश्चन को समझा करें क्या है। नेक्स्ट देखिए,
एवरेज एज दे रखी है 21 एम्प्लॉयज़ की एक ब्रांच के अंदर एक्स ईयर। अगर मैनेजर की एज को ऐड कर दें जो 50 ईयर्स का है तो क्या होता है कि एवरेज 1 इंक्रीज हो जाती है। पहले एक्स थी तो अब एक्स प्लस 1 होगी। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट के अंदर अगर 21 एम्प्लॉयज़ हैं, एवरेज एक्स है, तो टोटल नंबर निकल गया। दूसरे में टोटल नंबर कैसे निकलेगा, मैनेजर ऐड होने से एम्प्लॉयज़ हो गए 22 और एवरेज बढ़ गई 1 से। इसका मतलब अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ एक्स प्लस 1 माइनस 21x इज इक्वल टू 50। इसका मतलब इसमें और इसमें कंपैरिजन करने में क्या डिफरेंस है, एक मैनेजर की एज 50 का डिफरेंस है। इसको ओपन कर देते हैं, क्या बनेगा 22x, 22 माइनस 21x इज इक्वल टू 50। ये दोनों कट के x रह जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बनेगी 28। इसका मतलब x की वैल्यू है 28, हमसे x की वैल्यू ही पूछिए तो बी आंसर है, उसमें भी 28 ही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, रेशो दे रखा है, ये क्या है आपका बोट एंड स्ट्रीम का। जब भी इस तरह का डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है क्या लिख लीजिए, स्पीड और एस टी इज इक्वल टू डी। जब भी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया आपका क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया। ठीक है, रेशियो बता रखा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये है अपस्ट्रीम और ये है आपका डाउनस्ट्रीम। क्या रेशियो है, 5:30। क्लियर। अपस्ट्रीम होता है कि बोट की डायरेक्शन है इस साइड और पानी का बहाव है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पानी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बोट की स्पीड को x मानते हैं और पानी की स्पीड को y, तो स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि बोट थोड़ा धीरे चलेगी क्योंकि पानी उसको दूसरी डायरेक्शन में धकेल रहा है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बोट ट्रैवल कर रही है उसी में आपका पानी का बहाव है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपकी दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। आपको याद रखना डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में ये डिफरेंस होता है। अब आगे क्या पूछा है, अगर बोट स्टिल वाटर के अंदर 36 किलोमीटर पर आवर चलती है, इसका मतलब हमें बोट की स्पीड मिल गई, इसका मतलब हमें x मिल गया, कितना है 36। बोट की स्पीड हमारे पास x कंसिडर करते हैं ना उसको। हमें बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम इन 4.5 आवर, 4.5 घंटे में अपस्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। अपस्ट्रीम के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पानी की स्पीड, ताकि आप बोट की स्पीड में से उसको सब्ट्रैक्ट करें। ये है आपकी बोट की स्पीड। तो अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो दिया होता है तो हम बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, बोट की स्पीड हम निकालते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो कितना होगा, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। 18 को 2 से डिवाइड किया कितना हुआ 9। इसका मतलब 9x वैल्यू बन रही है, लेकिन एक्चुअल में बोट की स्पीड कितनी है 30x। तो जब 9x 30x के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या है 4। इसका मतलब जब भी इन रेशो के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू निकले उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल स्पीड आ जाती है। तो हम यहाँ से वाटर की भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब वाटर की स्पीड कैसे निकलती है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में से हम अपस्ट्रीम की सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 8 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 4, 4x आ गया और हमें पता है कि एक x की वैल्यू 4 है। तो जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16। इसका मतलब वाटर की स्पीड हमने निकाल ली 16। क्लियर। अब बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम हमें पता है 4.5 आवर्स है। स्पीड कितनी लगेगी, अपस्ट्रीम जाना है तो अपस्ट्रीम में पानी का बहाव अपोजिट डायरेक्शन, बोट की डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 36 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 20। तो 20 स्पीड से आप देख लो ये कितनी देर में डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। अगर इसकी पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, कितना बचा आपके पास 45 में 90। इसका मतलब वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट देखिए, स्पीड दे रखी, ये सेम आपका बोट एंड स्ट्रीम का इक्वेशन हो रहा गया। स्पीड है बोट की स्टिल वाटर के अंदर, स्टिल वाटर मतलब बोट की स्पीड की बात चल रही है। स्टिल वाटर मतलब ना तो पानी अपोजिट में जा रहा है ना सेम डायरेक्शन में, मतलब रुका हुआ है पानी। तो बोट की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड को हम x कंसिडर करके चलें तो वो 250% ज़्यादा है पानी की स्पीड से। वाटर से अगर बोले ना कि उसका 250 टाइम्स है या फिर उसका 250 गुना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 एज्यूम किया तो हम 250 लिख देते। इसने बोला है 250%, 250% मोर देन। जब भी मोर देन आ जाता है मतलब वाटर की अगर 100 है तो बोट की 100 तो है ही, उससे 250% ज़्यादा है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 350। रेशो क्या बनेगा 7:5। बोट एंड वाटर का मिल गया हमें। अब बोला है कि बोट ट्रैवल करती है इतना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इतने टाइम में। तो आपको पता है एस टी इज इक्वल टू डी, यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता है एंड टाइम पता है, तो स्पीड निकाल लेते हैं हम। ठीक है, स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय में टाइम।
अब डिस्टेंस कितना है 43.2, टाइम है 1 घंटे 36 मिनट। अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आपका घंटे में होना चाहिए। तो 1 आवर तो है, 36 मिनट को भी अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। इसको कट करेंगे कितना आएगा 3:5, 1 3/5। अब आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो एंड 3 ऐड करो तो 8/5 आवर्स बन गया आपका। तो आपको इसको डिवाइड करना है 8/5 से। पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 लग जाएगा, ये आपका इस पे कट गया। ठीक है, अगर हम इस पे कट करें तो कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 27 आ गई। लेकिन स्पीड किस में है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये बोट और वाटर दोनों की ऐड हुई स्पीड आई है आपकी। ठीक है, तो हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी बोट एंड वाटर की। यहाँ पे देखिए बोट एंड वाटर की अलग अलग रेशो दे रखा है, टोटल है 27। ठीक है, और ये हमें अलग अलग दे रखी है वैल्यू। ओ सॉरी 5 पे कट करेंगे इसको तो 5 से ये तो 7 आ जाएगा, ये 2 पे नहीं कटेगा, 2 आएगा, ये 7:2। ठीक है, ये हमारे पास बोट एंड वाटर की स्पीड आ गई। अब टोटल दोनों को ऐड करने के बाद 97 है, तो रेशो को कैसे ओपन करते हैं, दोनों रेशो को ऐड करो, 7 एंड 2 कितना हो गया 9, 9 से डिवाइड करो, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो पानी की स्पीड आ गई 6, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो पानी बोट की स्पीड आ गई 21। इतना मिल गया, हमें स्पीड मिल गई। उसके बाद क्या बोला आगे, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। हमें निकालना है टाइम, वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इन्होंने बोला 48 किलोमीटर ट्रैवल करना है, लेकिन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो हमें 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा 15। ठीक है, 15 से आपको डिवाइड करना है। अब हमें ऑप्शन देखिए मिनट्स में भी दे रखा है, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करके पूरे क्वेश्चन को मिनट में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 192। अब हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर 60 को मल्टीप्लाई करूँ 3 तक तो 180 मिनट्स तो हो गए। इसका मतलब 3 घंटे और 180 के बाद कितनी मिनट्स बच गई 12 मिनट। तो 3 घंटे और 12 मिनट्स इसको लगेंगे, सी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट देखिए, in the price of wheat is increased by 37.5%, then a person can buy 6 kg less wheat by spending rice 176। इनिशियल रेट बताइए स्टार्टिंग का कितना था। प्राइस इंक्रीज हो गया आपका 37.5, पहले जो भी प्राइस हो अब उससे 37% ज़्यादा होगा। तो मैं अगर अज्यूम करूँ कि पहले 100 प्राइस था, तो अब 37.5 इंक्रीज़ हुआ, मतलब 100 में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 137.5। ये पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कट करते हैं। अगर 5 पे ही कट करें इसको तो कितना हो जाएगा, ये 200, ये कितना होगा 275, लास्ट में 8 एंड 11। अगर हम 25 पे कट करते हैं तो हमारे पास प्राइस का क्या रेशो आ गया 8:11। क्लियर। आपको पता है कि जो क्वांटिटी होती है वो या फिर जो भी कंजप्शन होती है वो आपके प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब 11:8 इसकी क्वांटिटी आ गई। इतना क्लियर। उसके बाद इसने क्या बोला है कि अब वो क्या करता है, पर्सन कैन बाय 6 kg लेस, उसको 6 kg कम मिलता है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 3 रेशो का, ये इसकी क्वांटिटी ही तो है। इसका मतलब 3 रेशो के डिफरेंस में उसको 6 kg कम मिलता है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब पहले इसको 22 kg मिलता था, अब कितना मिल रहा है 16 kg। क्लियर। पहले 12 kg मिलता था, अब 16 kg मिल रहा है। इसका मतलब देखिए डिफरेंस कितना है, 22 और 16 में से सब्ट्रैक्ट करें 6 kg का डिफरेंस है, तो हम सही चल रहे हैं। इसका मतलब इसको 6 kg कम मिलता है 176 रुपये में। इसका मतलब टोटल प्राइस है 176, और कितना केजी उसने वैल्यू ली है 16 किलो उसने लिया। तो 1 किलो का प्राइस यहाँ से निकल सकता है, अगर 16 से डिवाइड करूँ तो कितना हुआ 11। 1 kg का हमें प्राइस मिल गया, ठीक है 176। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ व्हीट। अगर हमसे पूछता कि रिड्यूस वेट
तो हम 16 से डिवाइड कर देते। इन्होंने पूछा इनिशियल है जो शुरू में रेट था, तो आपको 176 को 16 से डिवाइड नहीं करना है, आपको 22 से करना है। जब 22 किलो मिलता था ना 176 रुपये में, तो आपको प्राइस बताना है कि कितना प्राइस होगा। अगर हम इसको कट करें 11 पे तो ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे 8, इसका मतलब 8 रुपये केजी पहले मिलता था। और पूछे कि अब कितना मिलता है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। जो भी अगर पहले वाली वैल्यू पूछे तो जो पहले की क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दो, अब वाला रिड्यूस वेट पूछे तो अब वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 ट्रेन्स, ये ट्रेन्स का क्वेश्चन है आपका। सेम एस टी इज इक्वल टू डी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग विद स्पीड 108 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को 14 सेकंड में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब एक इधर जा रही है तो एक आपकी इधर आ रही है। द लॉन्गर ट्रेन, उनमें से 2 ट्रेन की अलग अलग लेंथ है, एक लॉन्गर है एक शॉर्टर है। जो लॉन्गर वाली ट्रेन है ना उसकी लेंथ 80 मीटर ज़्यादा है स्मॉलर से। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो लॉन्गर वाली है रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, लॉन्गर वाली है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर, वो क्रॉस करती है एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द शॉर्टर ट्रेन, की जो शॉर्टर ट्रेन है वो उस सेम प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर देगी, ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। एस टी इज इक्वल टू डी, मतलब हमें डिस्टेंस बताना कितना ट्रैवल किया। आप देखिए ये 80 मीटर, आपके जो ऑप्शन, सॉरी ये कट हो गया था, मतलब जगह कम थी। इसके ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं टाइम सेकंड्स में। देखिए यहाँ पे भी सेकंड्स में टाइम है, यहाँ पे भी सेकंड्स में टाइम है, सिर्फ आपकी स्पीड किलोमीटर में है। तो टाइम अगर सेकंड्स में है, या तो अगर आप स्पीड को किलोमीटर में रखते हैं तो टाइम को घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर टाइम को नहीं बदलना तो क्या करें, नॉर्मल स्पीड को कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम 2 ट्रेन की स्पीड है, एक है 108 किलोमीटर, एक 72 किलोमीटर। सबसे पहले हम 108 वाली को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर बड़ा है, छोटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे से मल्टीप्लाई, मतलब आपको क्या करने पड़ेगा 5/18। ठीक है, इस पे कट किया, 6 पे कट हो गया, इसका मतलब 30 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गई आपके। अगर हम दूसरी स्पीड निकालें वो है 72 किलोमीटर, इसको भी 5/18 करेंगे, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की हमें स्पीड मिल गई। अब ये बोला कि दोनों जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है 14 सेकंड का। स्पीड कितनी होगी, जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 30 एंड 20 कितना हो जाएगा 50। तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 700 मीटर। इसका मतलब उन ट्रेन्स की दोनों की अगर हम लेंथ मिलाएं तो वो 700 मीटर है। अब इन्होंने बोला कि एक ट्रेन बड़ी है और एक छोटी है, और बोला कि जो लार्जर लॉन्गर ट्रेन है वो 80 मीटर ज़्यादा है उससे। जब भी कभी आपको ये बोल रखा हो कि कोई एक चीज़ दूसरे से 80 मीटर ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या करो, जो टोटल है 700 उसमें से 80 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 620। अब 620 को दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, एक को 310, एक को भी 310। अब जो बड़ी है उसमें 80 ऐड कर दो जो हमने निकाला था, कितना बन गया 390। इसका मतलब लॉन्गर का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 390। ठीक है, और जो शॉर्टर ट्रेन है उसका डिस्टेंस आ गया 310। टोटल हो गया 700। क्लियर इतना। अब आगे क्या पूछ रखा है वो देखते हैं। आगे पूछ रखा है हमसे कि जो द लॉन्गर ट्रेन हुज लेंथ इज 80 मीटर मोर देन, लॉन्गर ट्रेन ये वाली है, एंड रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर मतलब 20 मीटर पर सेकंड। लॉन्गर वाली की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और शॉर्टर की है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये बोला कि वो क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, स्पीड एंड टाइम करूं, तो स्पीड कितनी है लॉन्गर वाली की 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसको लग रहा है 25 सेकंड का। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी ये 500 मीटर का। लेकिन ट्रेन की लेंथ कितनी है 390 मीटर। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आएगी, 500 में से हम 390 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना बना 110। प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई हमारे पास 110। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि जो शॉर्टर ट्रेन है वो उस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, मतलब हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सबसे पहले स्पीड हमें पता है इसकी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस कैसे होगा, ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, कितना हो गया 420 डिवाइड बाय में 30,
कितना बनेगा 14। इसका मतलब उसको क्रॉस करने में उसको 14 सेकेंड्स लगेंगे, तो आंसर होगा आपका 14 सेकेंड। क्लियर हो गया, सारे कंसेप्ट अच्छे से बताए हुए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, रेशियो बिटवीन CI फॉर द 2 ईयर्स 25 एंड 24। प्रिंसिपल और CI के बीच में रेशियो दे रखा है, ठीक है, CI आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल और CI के बीच में क्या रेशियो है, 25:24। क्लियर। अगर प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI और SI के बीच में 2 साल का डिफरेंस 1200 रुपये, आपको निकालना है प्रिंसिपल। क्लियर, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से निकालेंगे, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, या तो कर लो ऑप्शन ट्राई, और अगर ऑप्शन ट्राई नहीं करने हैं तो हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि ये है इसका प्रिंसिपल, इसका मतलब 25 इसका प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रही है 24% कितना मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 4% हमें देखना पड़ेगा, 20 है तो डिवाइड किया 100 से, 1 सेकेंड रुकना जरा। आपको दे रखा है प्रिंसिपल एंड CI का रेशो कितना, 25:24। सबसे पहले अगर हमें रेट मिल जाए तो हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब रेट हमें कैसे मिलेगी, रेट का हमें पता नहीं है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल है 25 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आया 24। इतना क्लियर। तो हम कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकाले तो क्या होता है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम को हम एक साथ एज्यूम कर लेते हैं, डिवाइड में 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रेट और टाइम को एक साथ निकाल लूँ तो कितना बचेगा, CI कितना है 24, ये 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्रिंसिपल है 25, तो 25 चौके 100 हो गया, कितना हो गया 96। इसका मतलब 2 साल की बात चल रही है तो हम ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे कि रेट को जब टाइम से मल्टीप्लाई किया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 2 साल का, तो 96 आ रहा है। अब ऐसे क्या रेट है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 96 आ रहा है, एक बार थोड़ा सा अंदाज़ा मार के देखते हैं कि अगर मैं 20 लूँ रेट को, तो 2 साल की रेट कैसे निकलती है, रेट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस रेट का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। 20 लूँ तो ये कितना बन जाएगा, 20 का कितना होगा 40, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400/100, मतलब 44 बना। नहीं, ये तो 96 है, 20 नहीं हो सकता। अगर मैं 30 ट्राई करके देखूँ रेट, तो लगभग 30 का कितना हो जाएगा, 2 × R 30 की 60 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 900 डिवाइड बाय 100 9, 69 बन गया। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 40 एज्यूम करके चलूँ तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 80, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 डिवाइड बाय में 100, ये कट जाएगा। 80 में 16 को ऐड करेंगे 96 ही आ रहा है हमारे पास रेट एंड टाइम। इसका मतलब हमारी रेट है 40%। रेट कितनी है 40%। इतना क्लियर हो गया। अब हम डिफरेंस निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को हम इजीली भी निकाल सकते हैं। कैसे, SI कैसे निकलता है आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। हम CI को 2 साल वाले को बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। कैसे, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम हमें एक साथ पता है कितना आ गया था हमारे पास 96, क्योंकि हमने सोल्व किया था। रेट और टाइम दोनों हमने 96 निकाले थे, बाद में हमने रेट निकाल लिया था 40, दोनों R एंड T उसमें पुट किया था तो 96 निकल गया था। यहाँ पे आप डायरेक्ट 96 लिख सकते हो, डिवाइड में 100 माइनस करें। अगर P आपका रेट 40 है तो 2 साल में 40 मल्टीप्लाई टू 80 डिवाइड बाय में 100, डिफरेंस कितना है 1200 के इक्वल। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, यहाँ से कट। 96 P में से 86 सब्ट्रैक्ट करें तो 16 P बच गया आपका। P की वैल्यू निकालने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे, 4 पे कट करें ये 300 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा आपका। 25 पे कट हो गया, इसका मतलब 7500 रुपये आपका क्या है प्रिंसिपल। तो ए आंसर होगा। हमने किस तरह से निकाला, हमने पहले रेट निकाल लिया तो उससे हमें रेट का पता लग गया, तो हमने डिफरेंस कर लिया, बहुत ईजिली निकल गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, ST = D। एक ट्रेन रन करती है एट स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर, पास करती है एक टनल को जिसकी लेंथ 100% मोर देन द ट्रेन P से 100% ज़्यादा है उसकी स्पीड, लेंथ 21 सेकेंड के अंदर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन P टू क्रॉस अनदर ट्रेन Q ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड लोअर देन दैट ऑफ P स्पीड। P से 20% कम है उसकी स्पीड। सबसे पहले उसने एक टनल को क्रॉस किया। सबसे पहले देखिए आप सेकेंड्स में दे रखे हैं, सबसे पहले हम क्या करें 144 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। इस स्पीड को हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड के अंदर।
ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इसकी स्पीड है। टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना ट्रैवल किया इसने। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 40 किलोमीटर, इसको 21 सेकेंड लगी उसको क्रॉस करने में, मतलब 840। अब इन्होंने बोला कि एक टनल को पास करती है जिसकी लेंथ है 100% मोर देन। जब भी आपका मोर देन आ जाता है, इसका मतलब अगर एक की स्पीड 100 है तो उसकी 100 तो है ही, उससे और 100 ज़्यादा, मतलब उसकी 100, उसकी 200। तो हमें पता है कि टनल की स्पीड हो गई 200, मतलब 2 पर उसकी 2 गुनी हो गई। और ट्रेन की स्पीड कितनी है वो मान लेते हैं 100 है, तो ये 300 आपका 200 है, उससे 200 मोर देन। तो हमारे पास डिस्टेंस आया है टोटल 840। इसको हमें इन रेशो में डिवाइड करना है। ये आपका टनल है, ये आपकी ट्रेन है, तो रेशो में डिवाइड करते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं। 3 से डिवाइड किया, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 280। 280 हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू है। अगर मुझे टनल की निकालनी है तो मैं क्या करूँ, 280 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, कितना आ गया 560। अगर मुझे ट्रेन की चाहिए तो नॉर्मल इसकी 280 है। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद बोला है कि टाइम निकालो, पी क्रॉस करेगी ट्रेन क्यू को, जो उसकी लेंथ की हाफ है। ट्रेन पी की लेंथ कितनी है, पी की अगर हम लेंथ देखें तो 280 है, क्यू उसकी हाफ है तो डिवाइड कर दो 2 से, मतलब वो 140 है। दोनों रनिंग कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं दोनों, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है उनकी। उसकी स्पीड पी की स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड स्लोअर है। तो यहाँ पे देखिए पी की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, तो उससे 20 कम है, इसका मतलब इसकी स्पीड है 20। आपको टाइम निकालना है। एस टी इज इक्वल टू डी। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है, जब भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, टनल को क्रॉस करती है, किसी को भी, तो दोनों की लेंथ हम काउंट करके टोटल डिस्टेंस बनाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 280 एंड 140 को हमें ऐड करना पड़ेगा, कितना बनेगा हमारे पास 420। और टोटल स्पीड कितनी होगी, जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ट्रैवल करती हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो कितना टाइम लगेगा उसको, 7 सेकेंड्स में वो उसको क्रॉस कर देगी। नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड दे रखी है अशित की 37.5% ज़्यादा है समीर के कंपैरिजन में, और समीर कवर करता है 1920 मीटर 120 सेकंड के अंदर। फाइंड इन हाउ मच टाइम असित कैन कवर 432 मीटर। कितनी देर में उसको कवर कर देगा। सबसे पहले स्पीड का रेशो निकालते हैं। यहाँ पे हो गया अशित और यहाँ हो गया समीर। अगर इसकी 100 है तो उसकी स्पीड है 37.5। अगर ये पॉइंट हटाने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगी 1000। इसको हम कट करते हैं, कितने पे काटे हैं 25 पे ही कट कर देते हैं। 25 पे कट करेंगे, ये 15 आ गया, ये आपका इतना आ गया। फिर हम 5 पे कट करते हैं, 3:8। तो स्पीड का रेशो हमारे पास कितना आ गया अशित एंड समीर का 3:8। इतना क्लियर। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, समीर कवर करता है सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस 1920 120 सेकेंड में कवर करता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 1920 और 120 सेकेंड लगनी है उसको क्रॉस करने में। ठीक है, तो इसकी कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, इसको कट के 16 आ जाएगा। मतलब स्पीड का 1 रेशियो का वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है। इसका मतलब जब हम 16 से इसको मल्टीप्लाई करें 3 को तो कितना हो जाएगा 16 3:8। एक सेकेंड। समीर कैन कवर 190 मीटर इन 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड में क्रॉस करता है, नहीं 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना। एक रेशो की वैल्यू 16 आई है, किसका, समीर की स्पीड आई है आपके पास। समीर की स्पीड कितनी आई है 16। यहाँ पे समीर की स्पीड का क्या रेशो 8, तो 8 रेशो की वैल्यू 16 के इक्वल है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के इक्वल। मतलब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो समीर की स्पीड कितनी बन गई 16, इसका मतलब 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है। अशित की स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि अशित 432 का डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगा। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 432 और इसकी स्पीड है 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 72 सेकेंड्स लगेंगी उस रास्ते को कवर करने में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। इफ़ द सम ऑफ कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 16.66% फॉर 2 ईयर, CI सेकेंड ईयर का CI दे रखा है 147। आपको सम निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब रेट हमें इतनी दे दी 16.66%।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 16.66% किसी चीज़ का कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर 6 टोटल कैपिटल है तो 1% का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, मतलब इंटरेस्ट रेट इतनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं, आप एक चीज़ याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं। स्टार्टिंग में मान लीजिए कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, पहले साल को आपको मान लो कि 20% के हिसाब से लग रहे हैं पैसे। ठीक है, तो कितने रुपए बने, 20 रुपये। तो पहले साल में इंटरेस्ट निकलता है सिंपल इंटरेस्ट की तरह। ठीक है, दूसरे साल में क्या होता है, ब्याज आपका किस पे लगेगा, प्रिंसिपल तो आपका 100 था ही, उस पर तो आपको 20 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपके जो 20 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट था वो भी आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 20 के हिसाब से, 4 रुपये का इंटरेस्ट, तो आपको 24 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से निकाला जाता है। फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरह, सेकेंड में जो इंटरेस्ट बनता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1/6 इसकी हमें पता लगी कि 1/6% उसका रेट है। तो सबसे पहले लेट हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसा सम जो 6 से आपका कट हो जाए, क्योंकि 1/6 की फॉर्म में लेंगे, ये तो 16.66 तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्या नंबर लें, 6 का ही मल्टीपल ले लेते हैं, 36 ले लिया हमने। ठीक है, 36A अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले साल में आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा, अगर मैं इंटरेस्ट निकालूँ कौन सा, फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट की तरह 1/6 जैसे हम निकालते हैं ऐसा ही कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल है 36, रेट, टाइम तो आपका 1 ईयर है इसलिए हमने लिखा नहीं, रेट आपकी है 16.66%। लेकिन जब इसको सोल्व करते हैं हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेट, अगर आप यहाँ पे 16% लिखेंगे ना तो आपको 100 डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इस पूरे का मतलब ही 100 नीचे ये कट के ही आपका 1/6 आया, तो ये 100 लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिली है। तो कितना इंटरेस्ट बना, 6A, इसका मतलब इसका 6A इंटरेस्ट बन गया पहले साल का। इतना क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का कितना इंटरेस्ट बनेगा, इसका टोटल इसका प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट लगेगा 16A प्लस आपका जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, टोटल वैल्यू कितनी होगी 42A। ठीक है, सेकेंड ईयर का हमें पता लग गया इतना इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताया 47, इसका मतलब ये 42A इज इक्वल टू किसके इक्वल, आपका 47 के इक्वल। तो यहाँ से A की वैल्यू कितने निकाल सकते हैं, इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड 40A से डिवाइड नहीं करना, 42A हमारे पास वैल्यू आई है, जैसे यहाँ पे 36 आया था ना वैसे ये टोटल अमाउंट 42 आई है। तो इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, जैसे हमने इधर 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना है, इसका मतलब 7A आ गई। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट है 7A, तो यहाँ पे आपकी 7A की वैल्यू है 147 के इक्वल। तो A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 147 को 7 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, कितना आंसर बनेगा 21। इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास 21 है। इन्होंने पूछा है सम कितना था, हम कितना एज्यूम करके चले थे 36A, A की वैल्यू है 21, तो 36 और 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 756। ऑप्शन डी या ई होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रमेश कैन टाइप एन आर्टिकल, रमेश टाइप करता है एक आर्टिकल जिसमें 22,464 वर्ड हैं, 156 मिनट लगती हैं उसको। अगर वो अपनी स्पीड को 8.33% बढ़ा दे तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हमें लेना ही नहीं है, हम नॉर्मल रेशियो से करते हैं। कैसे, 8.33% आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ का कितना होता है, 1/12, 1/12 होता है। ठीक है, मैंने परसेंटेज के टॉप चैप्टर में अच्छे से करवाया आपको ये क्या रेशियो की वैल्यू होती है, तो 1/12 होता है। इसका मतलब 1/12, इसका मतलब है कि उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया 1/12। क्यों ना मैं ऐसे करूं कि अगर मुझे स्पीड का रेशो लेना है तो पहले मैं एज्यूम कर लूं कि स्पीड 12 थी, मतलब टोटल 12 थी, उसने 12 टोटल में से एक और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 1 ऐड करें तो इसमें 13 हो गया। इसका मतलब पहले स्पीड थी 12, अब स्पीड हो गई 13। अब एक चीज़ आपको पता है, ST इज इक्वल टू D, स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम का क्या रेशो बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13:12। स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। अब बोला है कि स्टार्टिंग वाली स्पीड में ये जो 12 स्पीड थी इसमें इसको 156 मिनट्स लग रहे थे।
इसका मतलब यहाँ पे 13x है, इसका मतलब ये 13x की वैल्यू 156 के इक्वल है। x की वैल्यू निकालने के लिए 13 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 की वैल्यू 12 है। जब मैंने 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया। यहाँ भी अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 144। बढ़ी हुई स्पीड में उसको 144 मिनट लगेंगे उस पूरे जो भी उसने टाइप करना है उसको। देखिए आपको इस वर्ड्स का कुछ करना ही नहीं था, ये तो ऐसे ही दे रखे थे आपको डराने के लिए बड़ा नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 180 देता है हर वर्कर को ईच डे, मतलब हर रोज़ अगर आप काम करोगे तो आपको 180 रुपये मिलेंगे। आपको एक स्टैंड बाय पे रखा जाएगा भाई, चाहे आप ना आओ आपको 90 रुपये मिलेंगे स्टैंड बाय के, चाहे आप कुछ भी ना करो आपको 90 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आ गए तो 180 मिल जाएंगे, वरना आपको 90 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं आए तो आपके 30 रुपये कट जाएंगे, ठीक है। ही डज़ नॉट कम फॉर द वर्क एट द एंड ऑफ 210 डेज। 210 दिन के बाद क्या देखा गया कि उस बंदे ने 18,000 रुपये अर्न किए। हमें ये देखना है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ डेज, जो नंबर ऑफ डेज जिन पे वो एब्सेंट था वो क्या है, 20% है, इज़ इक्वल टू वो उसका 20% है जो उसके स्टैंड बाय पे था। आपको बताना है कि वर्कर कितने दिन एब्सेंट रहा, ये वैल्यू हमें सोल्व करनी है, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे हम मान लेते हैं कि उसने कितने दिन काम किया, जितने दिन उसने काम किया उसको हम ए मान लेते हैं। जितने दिन वो क्या था, स्टैंड बाय पे था। स्टैंड बाय मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि अगर काम हो गया तो आपको बुला लेंगे, आप अवेलेबल रहना। अगर कोई वर्कर और नहीं हुआ तो उसको बुला लेंगे, स्टैंड बाय पे रख लिया मतलब ज़रूरत पड़ी तो बुला लेंगे, उसको हम बी मान लेते हैं। और जिस दिन वो नहीं आया उसको हम मान लेते हैं सी, एब्सेंट था उस दिन हमने सी मान ली। अब सबसे पहले ये देखिए 180 रुपये मिलते हैं जब वो आता है, काम करता है, मतलब ए काम करता है। मान लीजिए कि उसने ए दिन काम किया, ये हमने डेज मांगने हैं, काम उसने ए दिन किया, तो एक दिन के 180 मिल रहे थे, तो टोटल दिनों के कितने मिलेंगे, 180 ए, इतने रुपए मिल गए। फिर अगर वो स्टैंड बाय पे था तो उसको 90 रुपीज़ मिल रहे थे बी। जब वो नहीं आया तो माइनस करने पड़ेंगे पैसे, उसके 30 रुपीज़ कट गए सी दिनों के। टोटल पैसे कितने मिले, 18,000। क्लियर। हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ी बड़ी लग रही है इक्वेशन, सारी इक्वेशन को 30 से डिवाइड कर दें। अगर इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 6 a, ये बनेगा 3b और ये -c इज इक्वल टू 600। ये बच गई आपके पास एक इक्वेशन, इस चीज़ को याद रखना, इक्वेशन 1। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम वैल्यूज़ निकालते जा रहे हैं। इक्वेशन 1 क्लियर हो गई। अब देखिए उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि तीनों मिलके 210 दिन बाद क्या हुआ कि उसने पैसे कमाए। इसका मतलब ए दिन वो आया, बी दिन भी आया और सी दिन भी ना आया, या फिर उसने काम किया, स्टैंड बाय पे रहा। टोटल काम कितने दिन हुआ, 210 दिन। इसका मतलब एक ये भी दो इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें निकालना है कि कितने दिन वो एब्सेंट रहा, एब्सेंट को हमने क्या मान रखा है, सी मान रखा है, तो हम यहाँ से क्या करें, एब्सेंट को अगर हमने सी मान रखा है तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन को एक बार याद रखना आप, ठीक है। एक तीसरी चीज़ आपको क्या दे रखी है, तीसरी चीज़ इन्होंने दे रखी है कि जितने दिन, देखिए ऑल्सो द नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही रिमेन एब्सेंट, वो एब्सेंट रहा है। एब्सेंट को हम क्या मानते हैं, सी, तो सी की वैल्यू इज़ इक्वल टू कितनी है, 20% ऑफ स्टैंड बाय। स्टैंड बाय को बी मानते हैं, 20/100 और बी। अगर हम इसको कट करें तो 1/5। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी की वैल्यू आ गई 5c। हमें सी की वैल्यू ही चाहिए, तो देखिए सी की खुद की वैल्यू तो सी है ही, बी भी हमने सी की फॉर्म में निकाल दिया। अब इस इक्वेशन से आप ए को भी सी की फॉर्म में निकाल दो। ए को हम सी की फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें पुट करते हैं। जैसे a + b + c हमें पता है 210 है, ए की जगह बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से 5c, तो a प्लस ये हो जाएगा 5c और ये एक c है, तो टोटल कितना हो गया 6c। तो उधर जाके 210 - 6c कर सकते हैं हम, ये a की वैल्यू निकल गई। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करें तो इन सारी इक्वेशन में हमने a, b और c की वैल्यू c की फॉर्म में पता लगी। अब इस इक्वेशन में पुट करो, आपकी c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये है 6a, a की वैल्यू क्या है 210 - 6c, यहाँ से जो हमने निकाली थी, प्लस 3, b की वैल्यू क्या है 5c और c की वैल्यू क्या है c ही है और इज इक्वल टू 600।
यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 210 को 6 से तो कितना हो जाएगा 1260, ये कितना होगा 36C, ये कितना होगा 15C, और ये -C इज इक्वल टू 600। यहाँ से देखिए वैल्यू, ये 15, 36 और माइनस का C हो गया 37। 37 में से अगर हम 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा -22C। ठीक है, माइनस करने के लिए इसको 22 को उधर ले जाते हैं ताकि ये प्लस का हो जाए, तो ये बनेगा आपका 22C, और ये 600 इधर आके 1200 में से 600 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 660। C की वैल्यू निकालने के लिए 660 डिवाइड करेंगे 22 से तो कितने पे कट जाएगा 30 पे। इसका मतलब C की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। C की वैल्यू होती है, एब्सेंट वाले को हमने C मान रखा था, इसका मतलब वो बंदा 30 दिन एब्सेंट रहा था। यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर अर्नब का दे रखा है कि वो 33.33% ज़्यादा एफिशिएंट है बरखा के कंपैरिजन में, और अर्नब की बात करें तो वो 40% कम एफिशिएंट है दोनों के कंपैरिजन में। अगर दोनों का कंपैरिजन लें तो वो 40% कम एफिशिएंट है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, हमें बताना है कि जो चंदू है, जो C निकलेगा, वो कितना % लेस है या ज़्यादा है बरखा के कंपैरिजन में। सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं, ये है A और B। ठीक है, बरखा से ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किसी चीज़ का कितना होता है 1/3 होता है, तो ये अर्नब है उससे इतना % ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर मैं बरखा को 3 मान लूँ, जो भी नीचे होता है आप उसको टोटल वर्क मान लिया करो, तो वो उससे 1 ज़्यादा एफिशिएंट है, तो 3 से 1 ज़्यादा कितना एफिशिएंट हो गया 4। एफिशिएंसी पता लगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन की ये है कि अर्नब के अकेले की बरखा और चंदू के दोनों के कंपैरिजन में देखें तो वो उससे 40% कम एफिशिएंट है। अगर ये दोनों 100 हैं तो वो इनसे 40% कम है। 40% कम है मतलब 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब ये 60 है। अगर मैं इसका निकालूं तो इसका मतलब 3:5। ठीक है, इनको अब हम एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं मतलब ऐसा लिखो कि एक इक्वेशन में सारे आ जाएं एक लाइन में। एक सेकेंड, इतना हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये हो गया A और B। A और B का तो हमें पता है 4 और 3 है। ठीक है, इसका देखें यहाँ पे A और B और C एक साथ लिख लेते हैं, तो A का कितना है 3 और B और C का कितना है 5। आप देखिए A दोनों में कॉमन है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, एक में 4 है एक में 3 है। इसका मतलब हमें इक्वल करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। अब वैल्यूज़ देखना सेम आ जाएंगी, B + C, A और B की। 3 से मल्टीप्लाई किया तो A की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो B की वैल्यू होगी 9, और यहाँ 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगी, A की वैल्यू जो पहले आ चुकी है, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो यहाँ से देखिए बरखा की है 9 और B + C बरखा और चंदू की दोनों की मिलकर 20 है, तो यहाँ से चंदू की कितनी आ जाएगी 11। 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया। अब बोला है कि चंदू बरखा से कितना कम या ज़्यादा एफिशिएंट है। ये है 9 और ये है 11, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 2 का डिफरेंस है। 9, 10, 11, 2 का डिफरेंस है। किसके कंपैरिजन में पूछा, बरखा के कंपैरिजन में। तो डिवाइड कर दो बरखा की वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 200 डिवाइड बाय में 9। हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, कितना आंसर आएगा हमारे पास 22.22%, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 394 एंड द वन नंबर इज 13.33% लेस देन द अदर नंबर, स्मॉलर नंबर निकालो। मतलब दोनों का स्केयर, इसका मतलब हम मान सकते हैं इसको एक्स स्केयर और वाई स्केयर। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मान लेते हैं कि 394 है। अब आपको पता है कि एक नंबर क्या है, उससे 13.33% कम है। अगर कम है तो इस नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वैल्यू बनेगी, इसका मतलब x आपका 13/15y है, 13/15y के इक्वल आपकी वैल्यू। ठीक है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका मतलब अगर आपका x है 13 तो y की वैल्यू आपकी 15 है। 13.33% किसी चीज़ का यही होता है। ठीक है, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए 15 और 13 के बीच में। अगर आपको 15 का 13% निकालें तो कितना निकलेगा, इस हिसाब से आपकी वैल्यू सोल्व हो जाएगी। अगर कोई बोले कि वो उससे 13.33% कम है, इसका मतलब टोटल वैल्यू आपकी 15 है और ऊपर वाली वैल्यू 13 है। ये रेशो की फॉर्म में वैल्यू आती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोल्व कर लीजिए, इतना कम है तो एक नंबर को 100 मान लीजिए, दूसरे को 100 में से 13.33 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और डिवाइड करेंगे तो यही रेशो बनेगा आपका। इसका मतलब एक नंबर है 13, दूसरा नंबर है 15,
तो हमें बताना क्या है, अब इन्होंने बोला कि स्मॉलर नंबर बताओ कौन सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करके कंपैरिजन करके देखते हैं कि वैल्यू इतनी आ रही है या फिर कोई रेशो की वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 15 का होता है 225, तो टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 394। यहाँ पे भी एग्जैक्टली 394 है, इसका मतलब हमारे नंबर सही है। स्मॉलर नंबर क्या है, 13। नेक्स्ट देखिए, ABC कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ABC, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो लिखते हैं 7, 8 एंड 2। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 37,200 रुपये का 1 साल के लिए। अगर ए ने, यहाँ पे इनका टाइम लिखा जाता है, ए ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बी विड्रॉ 4 मंथ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी ने 4 महीने पहले निकाल लिया। इसका मतलब टोटल 12 महीने था, कंप्लीट होने से 4 महीने पहले निकाला, तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब 8 मंथ तक उसका कैपिटल यूज़ किया गया है। सी ने इन्वेस्ट किया 9 मंथ तक। अब है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई होता है। तो ये 7 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 42, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका 18। टोटल प्रॉफिट इतना है, हमें निकालना है ए का शेयर। जब भी किसी का शेयर निकालना हो, एक रेशो की वैल्यू निकालनी हो, तो तीनों प्रॉफिट को ऐड कर दो, कितना बनेगा 42, 64 एंड 18, 124। 124 से डिवाइड किया, 1 रेशो की वैल्यू आ गई। अब जिसका भी पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ए का पूछा तो ए का प्रॉफिट है 42, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डायरेक्ट इस पे 300 पे कट जाएगा। एक रेशो की वैल्यू 300 है, जब 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, 12,600। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एवरेज ऑफ 8 नंबर, 8 नंबर की एवरेज 23.5 है, लास्ट जो 8 नंबर है उनकी एवरेज 26.5 है, टोटल सेट है 15 नंबर का, आपको 15 नंबर निकालना है अगर ओवरऑल एवरेज 28 है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पहले 8 नंबर का निकालें, अगर हम स्टार्टिंग की 8 नंबर का, तो एवरेज है 23.5, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में 10 आ जाएगा। अगर इसको कट करना है तो हम कट करेंगे तो ये बनेगा 47 एंड ये 4, इससे मल्टीप्लाई किया 188। अगर आपको लास्ट के 8 नंबर निकालने हैं तो एवरेज है 26.5 और 15। या तो आप क्या करिए, 265 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, बाद में पॉइंट लगा दीजिए, या फिर अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 8 है, लास्ट के 8 नंबर की है, तो हम क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे 5 और ये 3 पे, और 2 से ये 4 आ जाएगा, तो 53 और 4 को मल्टीप्लाई किया 212। 8 8 16 नंबर की टोटल मिल गया हमें। इन दोनों को ऐड करें तो 400 बनता है 16 नंबर का, लेकिन 15 नंबर की एवरेज है 28, तो जब हम 15 नंबर की एवरेज को 28 से मल्टीप्लाई करते तो कितना बनेगा, 420। फाइंड द 8 नंबर इफ़ ओवरऑल एवरेज इज़ 28। अगर ओवरऑल एवरेज हमें इतनी दे रखी है, ठीक है, तो हमारे पास कितना बना, कितने का डिफरेंस आ गया इसके बीच में, 420 बन गया। इसका मतलब 20 का इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 420, 20 का डिफरेंस है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड सिलेक्ट करने हैं रेड कार्ड के। आपको पता है जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें आपके आधे कार्ड, 26 कार्ड्स तो रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड आपके ब्लैक कलर के होते हैं। इन्होंने बोला रेड में से फेस कार्ड सिलेक्ट करना है, 2 कार्ड निकालने हैं, रेड वाले फेस कार्ड होने चाहिए। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। 4 टाइप के आपके कार्ड्स होते हैं, हर में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। तो रेड के पूछे हैं तो रेड में 26 हो गए, टोटल 26 में मतलब 2 तरह के कार्ड आते हैं, एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो कितने फेस कार्ड हो गए, 6 फेस कार्ड हो गए। रेड कलर में 6 फेस कार्ड हो गए, और रेड में होते हैं, ब्लैक में हो गए 6, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो अब आपको 6 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो 6 से 2, टोटल है 52 C2, तो डिवाइड करो इससे, ये हो जाएगा 6 एंड 5। C2 को कैसे ओपन करते हैं, नीचे 2 है तो इस वैल्यू को 2 तक खोल दीजिए, 6 और 5, ठीक है। और डिवाइड में क्या होगा, आपका 2 की वैल्यू आएगी, जैसे 2 को ओपन करना है 2 एंड 1। उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें 2 है, इसका मतलब 52 को 2 तक खोल दीजिए, मतलब 2 वैल्यू तक, 51 तक, और फिर 2 को करेंगे 2 एंड 1, ये 2 एंड 1 तो आपस में कट जाएगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 पे कट करें कितना होगा 26, 3 से काटेंगे, इनकी मल्टीप्लाई की 26 एंड 17 का कितना मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास, 442। तो आंसर कौन सा है हमारा, डी आंसर है, ठीक है। 19 भी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। इन एन 50 ओवर्स क्रिकेट मैच एक टीम स्कोर करती है नंबर कितने, 11.5।
पहली जो 36 ओवर हुए उसमें उसने इतना रेट पे रन स्कोर किए। उसके बाद लास्ट की जो 14 ओवर्स हुए उसमें उसने 136 रन स्कोर किए। हमें ओवरऑल एवरेज बतानी है। सबसे पहले आप देखिए कि 36 ओवर में उसने कितने नंबर बनाए। ओवर है 36, टोटल एक की एवरेज है 11.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास? अगर इसको ओपन करते हैं नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 पे अगर इसको कट करें हम 2 और ये हो जाएगा 23, 2 से ये 18 हो जाएगा। 23 एंड 18 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। 18 एंड 23 कितना हो जाएगा? 414। ये एवरेज बन गई। लास्ट के उसने 14 ओवर में कितने रन बनाए हैं? 136। तो टोटल अगर हम रन काउंट करें तो कितने हो गए इसके? 136 इसमें ऐड करते हैं तो इसका मतलब उसने 550 रन बनाए। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो टोटल नंबर से टोटल जो ओवर हुए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। कितने ओवर हुए हैं? 50 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इसकी क्या है एवरेज? 11। ओवरऑल एवरेज है 11। नेक्स्ट देखिए, एक डिसऑनेस्ट क्लॉथ सेलर है, मतलब कपड़ा बेच रहा है। वो क्या कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेम कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है क्योंकि वैल्यू बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1 मीटर बोल के 75 सेंटीमीटर दे रहा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसका मतलब वो 75 दे रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल कपड़ा ही 75 है क्योंकि उसने 75 दिया। इसका मतलब 75 उसने कपड़ा दे दिया, लेकिन वो कह कितना रहा है कि कितना दिया उसने? 100 मीटर। इसका मतलब SP है आपका 100। इनके बीच में प्रॉफिट कितना हो गया? इसको प्रॉफिट हो गया 100 माइनस 75, 25 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट की परसेंटेज पूछे तो प्रॉफिट डिवाइड करो CP से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 25 पे कट करेंगे 3, 100/3 मतलब इसको 33% का प्रॉफिट हो रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, बोले कि अगर आपको बोलता कि वो 85 सेंटीमीटर दे रहा है तो हम CP को 85 कंसिडर करते, जितना वो बोल के दे रहा है उसको हम SP कंसिडर करते। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का एरिया दे रखा है, ये आपको निकालना है डायगोनल का रेशो। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड का स्क्वायर, मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं A स्क्वायर। इसका मतलब 2 स्क्वायर का दे रखा है 289 एंड 36, ये मतलब A स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। इसका मतलब यहाँ पे A की वैल्यू 17 है। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का। इसका मतलब A की वैल्यू यहाँ पे 19 है। हमें मिल गया। जब भी हमें स्क्वायर्स के अंदर डायगोनल निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? √2A करना होता है। तो फर्स्ट का डायगोनल कैसे निकलेगा? √2, A की वैल्यू कितनी है? 17, तो 17√2। दूसरे का क्या निकलेगा? 19√2, √2 से √2 कट हो जाएगा, 17:19 ही इसका डायगोनल का रेशो। नेक्स्ट देखिए, X सेल करता है कोई प्ले स्टेशन को 6.25% प्रॉफिट के अंदर Y को बेच देता है, ठीक है। Y क्या करता है? उसको लॉस पे सेल करता है 20%। अब Z को बेच देता है 20% लॉस पे। अगर वो पे करता है Z इतने रुपए, तो हमें बताना है कि X ने कितने रुपए में उसको Y को बेचा। 22 नंबर निकालते हैं। CP सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 6.25% किसी चीज़ का कितना होता है? 1/16 होता है। तो हम CP को ऐसा एज्यूम करके चलें जो आपके 16 से कट होता हो, तो हम CP को मान लेते हैं 160 रुपये। CP हमने एज्यूम कर लिया कि 160 रुपये है, ठीक है। CP 160 है, तो X ने Y को कितने में बेचा? 160, और इसको इतने प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब टोटल 16 है तो उसने एक रेशो और बढ़ा दिया। 16 और 1 कितना हो जाएगा? मतलब 17/16। +1 करेंगे, 1 + 1/16 कितना हो जाएगा? 17/16। तो हम यहाँ से वैल्यू कितनी आई? इसका मतलब उसने Y को बेचा 170 रुपये का। अब Y ने क्या किया? Z को बेचा 170 से, उसको लॉस हो गया, 20% का उसने लॉस सहन किया। इसका मतलब 80/100। वैल्यू कितने की बेच दी? 136 की। इसने बोला कि Z ने इतने रुपए दिए, इसका मतलब 136 X की वैल्यू है 2720। यहाँ से X की वैल्यू निकल जाएगी कितनी? 20। इसका मतलब X की वैल्यू है 20। हमें बताना है कि फाइंड अ प्राइस X सोल्ड द प्ले स्टेशन टू Y। Y को कितने रुपए में बेचा? Y को बेचा 170 X के अंदर, X की वैल्यू है 20, तो कितने का बेच देगा इसको? 3400 रुपये का बेच देगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मैनी वेज, एक लेटर पिक्चर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वॉवल्स एक साथ आए। ये क्वेश्चन कई बार आता है प्री में, आपको देखने को मिलेगा। कैसे लिख सकते हैं इसको? सबसे पहले आपको वोवल्स पता है AEIOU, ये आपके 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से वोवल हैं? 1 2 3। इसका मतलब वोवल्स हैं हमारे पास 3,
कॉन्सोनेंट कितने बच गए, 1 2 3 4, 4 है हमारे कॉन्सोनेंट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि वोवल्स एक साथ आए तो आपको क्या करना है, वोवल्स को एक यूनिट मान लेना है। 4 कॉन्सोनेंट हैं, एक हमने वोवल को मान लिया, तो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। अब आपको डिवाइड करना है कि कॉन्सोनेंट में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है क्या। जैसे मान लीजिए पी है, आपको दोबारा पी दे रखा हो तो हम 2 फैक्टोरियल कर देंगे, 3 बार पी हो तो 3 फैक्टोरियल कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई करना है, वोवल्स कितने हैं, वोवल्स हैं 3 तो 3 फैक्टोरियल। अब देखिए वोवल्स में भी कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो डिवाइड करेंगे, पर रिपीट नहीं हो रही। अब आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं। आप जब तक 1 ना आ जाए इतने मल्टीप्लाई करते रहिए। 1 निकल गया, 3 2 1। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 चौके हो गया 20 और ये 6 6 6 हो जाएगा 36, 36 दोनों कितना हो जाएगा 720, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, राकेश मार्कअप एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, और वो डिस्काउंट देता है 20% का। अगर वो सेम आर्टिकल को 60% अबव मार्क करे कॉस्ट प्राइस से और 20% का डिस्काउंट दे, तो जो प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस है वो और सेलिंग प्राइस का हमें बताना है कि कितना परसेंट है सेलिंग प्राइस उस प्रॉफिट के रेशो का। ठीक है, सोल्व करते जाइए जैसे जैसे, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि सीपी है 100, सीपी है 100, तो एमआरपी कितना हो गया, उसने बोला कि 40% बढ़ा दिया, तो 100 का 40 मतलब 140। अब उसने क्या किया कि डिस्काउंट दिया। सबसे पहले एमआरपी पे आप डिस्काउंट देते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू आपका क्या आता है सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एमआरपी है 140, इसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया 80/100, 0 से ये 0 कट हो गई, 14 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 112, सेलिंग प्राइस आ गया 112। अब नेक्स्ट देखिए, सेम वही सीपी है। अब इन्होंने बोला कि उसने मार्कअप प्राइस 60% ज़्यादा कर दिया, मतलब एमआरपी उसने 160 कर दी। फिर उसने सेम डिस्काउंट दिया 160 रुपये पे, अब उसने वही 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमें 16 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है। कितना बना आपके पास 128 रुपये। पहले प्रॉफिट हो रहा था 100 से 112 करे तो 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब हो रहा है 28 रुपये का। प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करके, प्रॉफिट ऐसे निकलता है आपका एसपी माइनस सीपी किया जाता है। ठीक है, तो ये है 28 और ये है 12, तो दोनों का डिफरेंस करें, 28 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ गया 16। अब आपको क्या बोला है, अब आपको बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न इन 2 केसेस, ये हो गया 16, इज व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल व्हेन मार्कअप परसेंटेज इज 60। इसमें थी मार्कअप परसेंटेज, तो न्यू आपका सेलिंग प्राइस कितना आया 128। आपको डिवाइड करना है 128 से और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है। 4 पे कट करें ये 32 और ये कितना आ जाएगा 8। 8 से 1/8 की वैल्यू हमें पता है 12.5 होती है, या फिर इसको सोल्व कर लीजिए, 12.5 पे कट होगा, आपका आंसर होगा 12.5%। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इसका, 25 क्वेश्चन थे इस चेकलिस्ट में। 3 कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। सबसे पहले तो बोले कि 2 कॉइन को टॉस किया गया, तो आपको यहाँ 2 लिखना है। जितने कॉइन की देखिए 2 साइड होती हैं, एक हेड एंड एक टेल, तो बेस हमेशा 2 ही होगा आपका। अब बोले कि 2 कॉइन को टॉस किया गया तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बोले 3 कॉइन को टॉस किया गया तो इसकी क्यूब कर दीजिए। वैल्यू क्या आई 8। टोटल आउटकम्स कितने आ गए 8, यहाँ पे हो गया टोटल आउटकम। तो जब भी पॉसिबिलिटी निकालनी होती है डिवाइड करना होता है नीचे टोटल आउटकम से, और यहाँ पे जो भी इसकी केसेस बनते हैं। अब केस क्या बनेंगे, एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि एक तो आना ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं एक हेड की, तो हेड यहाँ पे आ गया, 3 टोइन उछाले गए, तो मान लेते हैं कि हम ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू से लगते हैं कि हेड शुरू में ही आ गया, फिर 2 टेल, जो भी एक बार वैल्यू दे रखी उन्हें, एक बार हेड को हमने शुरू पे रख लिया, अब हम हेड को बीच में रख लेते हैं, अब हम हेड को क्या करते हैं लास्ट में रख लेते हैं। एक एक हेड आने की ये पॉसिबिलिटी होगी, हेड पहले नंबर पे आ गया, दूसरे पे आ गया, तीसरे पे आ गया। अब एटलीस्ट बोला है तो 2 बार भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं। अब हम हेड को 2 बार एज्यूम करके देख लेते हैं। अब टेल की वैल्यू है, टेल एक बार थर्ड पे रख लिया, टेल एक बार सेकंड पे रख लिया, टेल एक बार फर्स्ट पे रख लिया, जो भी एक वैल्यू हो वो तीनों पे रख के देख लो, बन गई पॉसिबिलिटी। 2 बार आ गया हेड, हेड तीसरी बार भी आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है एक बार तो आए, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, तो तीसरी में मान लेते हैं कि तीनों ही हेड आ गए।
कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 3 3 6 और एक 7, 7 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनी 7, टोटल आउटकम कितने थे 8, तो आंसर आएगा 7/8। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और कंप्लीट 6 पार्ट, 7th पहले ही हो चुका था, उसमें 20 क्वेश्चन थे, तो उस टाइम कम था, तो मैंने पहले 7th पार्ट की वीडियो बना दी थी। ये 6 का रह गया था, तो आज इसकी कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बात और, ये वीडियोस पूरा कंप्लीट हो गई हैं, आप लोग ना प्रैक्टिस करते रहिए। चेकलिस्ट को अटेम्प्ट करने का एक ये अच्छा तरीका होता है, आप इस तरह से करिए कि आपने जैसे ये क्वेश्चन देख लिया, आपने वीडियो पॉज की एंड आप इसको खुद से सोल्व करो, देन फिर आप सॉल्यूशन देख लो। मे बी किसी क्वेश्चन में आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए, आप बेसिक मेथड यूज़ कर रहे हो, मे बी आपको कोई ट्रिक्स पता लग जाए, तो इसीलिए ये सही तरीका होता है इस तरह से चेकलिस्ट को अटेम्प्ट करने का। बहुत बेनिफिशियल होगा, मुझे खुद को बेनिफिट हुआ था इससे, अपना एग्जाम क्रैक करने में आपको भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।